हेलो बच्चों। तो फिर से मेरे प्यारे बच्चों का आपके हैंडआउट वीडियो सॉल्यूशन में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग अपने चैप्टर नंबर 10 यानी कि वेव ऑप्टिक्स तरंग प्रकाशिकी के बच्चों अपने हैंडआउट में जितने भी क्वेश्चन हैं उनके सॉल्यूशन की बातचीत करने वाले हैं। ये लेक्चर मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों हम लोग एमसीक्यू और इस चैप्टर के वीएससी यानी कि अति लघुत्तरी प्रश्न के बारे में बातचीत करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों आज की क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आपके हैंडआउट में डाले गए हैं। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर को। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर का आपके हैंडआउट में क्या कहानी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में हमने 15 एमसीक्यू और 8 बच्चे वीएससी क्वेश्चन रखा हुआ है। 2 हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है और 4 मेरे प्यारे बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन है। टोटल मिलाकर के बच्चे क्वेश्चन कितने हमारे पास 29। आज की क्लास में जिन क्वेश्चन की बात होगी वो होगा मेरे प्यारे बच्चों 15 वीएस शॉर्ट क्वेश्चन और 8 वीएससी क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चों हम बात करेंगे इन्हीं 5 और प्लस 8 क्वेश्चन के बारे में। इन सभी क्वेश्चनों का मेरे प्यारे बच्चों 29 क्वेश्चन का जो सॉल्विंग टाइम है वो 70 मिनट का है और बच्चे लर्निंग टाइम हमारे पास 115 मिनट का है। ठीक है, तो ये पूरी कहानी है आपके हैंडआउट में। मेरे प्यारे बच्चों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन बेटा आपके 2023 और 2024 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है The concept of secondary wavelets was given by। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमने इस चैप्टर में हाइगेंस प्रिंसिपल ही सीखा था, उसी में मेरे प्यारे बच्चों सेकेंडरी वेवलेट्स की कहानी आई थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है सी ऑप्शन यानी कि हाइगेंस। ठीक है बेटा, उसी का मेरे प्यारे बच्चों एकदम हिंदी में जो हमारे पास ये क्वेश्चन है वो मेरे प्यारे बच्चों इस तरीके से है। तो जो भी बच्चे हिंदी वाले हैं वो मेरे प्यारे बच्चों इसको देख सकते हैं। इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जो कि 2024 का ही क्वेश्चन है बेटा, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजेस अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, द शेप ऑफ द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फॉर्म ऑन द स्क्रीन इज। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो हमारे पास फ्रिंजेस बनती हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो बनती हैं स्ट्रेट लाइन, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस क्वेश्चन का आंसर है एकदम सरल रेखा। तो इसमें कोई भी कैलकुलेशन, कोई भी मेरे प्यारे बच्चों किसी फॉर्मूले वगैरह की जरूरत नहीं है। इस चीज को आप याद रखेंगे। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। कहा जो कि 23 में भी पूछा गया है और 25 में भी पूछा गया, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन बच्चे इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि डिजिट जो है चेंज कर दिए जाए आपके एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो टू वेव्स हुज इंटेंसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ 9:1, यानी कि आपसे बेटा हमारे पास 2 वेव दी गई हैं और उनकी इंटेंसिटी का रेशियो, तीव्रता का जो रेशियो है वो क्या है बेटा? 9 संबंधी 1 का है। ठीक है, प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको आई मैक्स और आई मिनिमम का मेरे प्यारे बच्चों क्या बताना है? रेशियो बता देना है। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीके से आप लगा सकते हो। एक तो बच्चे एम्पलीट्यूड वाले कॉन्सेप्ट से, और एक बच्चा पूरा जैसा हमारे पास आई मैक्स और आई मिनिमम का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से भी मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई? अगर मान ली एम्पलीट्यूड के हिसाब से आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। कैसे बेटा? कि हमको पता है कि जो इंटेंसिटी यानी कि जो तीव्रता होती है वो मेरे प्यारे बच्चों एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है बेटा, तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं I1/I2 लिख दूंगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसको ऐसे ही के लिख दीजिए या मत लिखिए, आपकी इच्छा है। मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा A1/A2 के होल स्क्वायर के बराबर।
हमको केवल इंटेंसिटी और मेरे प्यारे बच्चों इसको देखना है। बात समझ में आई? यानी कि हमको अगर A1 A2 का मान निकालना होगा तो मेरे प्यारे बच्चों उसको क्या लिख सकता हूं, √I1/√I2। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों आप मान लीजिए ना कि I1 I2 रेशियो है, तो कोई बात नहीं, रेशियो हमको निकालना तो हम I1 I2 सीधा 9 और 1 मान सकते हैं। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, 9 और 1 मेरे प्यारे बच्चों आपके पास आ जाएगा 3:1, यानी कि A1 की वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं 3 है और A2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों हम लोग मान सकते हैं क्या है, 1 है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ गए? अब बच्चे जो हमारे पास A मैक्स और A मिनिमम होगा, क्योंकि हम लोग ऐसे ही तो निकालेंगे कि I मैक्स बाई I मिनिमम मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बेटा A मैक्स का स्क्वायर और बट्टे A मिनिमम के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो यहां से मेरे प्यारे बच्चों, यहां से जब हम लोग A मैक्स देखते हैं तो A मैक्स क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 यानी कि 4 हो जाएगा। और A मिनिमम क्या हो जाएगा बच्चे, A1 माइनस A2 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है, A मैक्स बोले तो A1 प्लस A2 3 प्लस 1, और A मिनिमम मतलब 3 माइनस 1 यानी कि 2 हो जाएगा। सॉरी, ये क्या क्या है बेटा, 2 है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आती हैं कि नहीं आती हैं? आती हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे डाल दो ना, 4 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यानी कि 16, ये 4, 4 से 4 कट्टी पिट्टी, ये नीचे 1 आएगा। तो आपको मिल गया मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या, I मैक्स बाई I मिनिमम की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 4:1। ये हमारे पास मेथड नंबर 1 था। अगर मेथड नंबर बेटा सेकंड लगाएंगे आप लोग, तो वो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा हम लोग वैल्यू लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों I मैक्स और I मिनिमम का। वो मेरे प्यारे बच्चों कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देखो, I मैक्स डिवाइड बाई I मिनिमम। फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों I मैक्स का क्या होता है, √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर। I मिनिमम का क्या हो जाएगा, उसी का बच्चे माइनस, तो √I1 माइनस √I2 और इसका बेटा होल स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे वैल्यू डाल दो ना, I1 को हम लोग 9 मान रहे हैं तो 9 हो गया, I2 को हम लोग 1 मान रहे हैं तो 1 हो गया, ये प्लस है तो इसका स्क्वायर लिख देंगे। ये मेरे प्यारे बच्चों क्या है, √9 माइनस √1 और इसका स्क्वायर लिख देंगे। ऐसे भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। तो ऊपर क्या हो गया 3 और इसका बच्चे 1, इसका स्क्वायर, और नीचे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों 3 माइनस 1 और इसका स्क्वायर। तो हो जाएगा हमारे पास 4 का स्क्वायर यानी कि 16, 3 माइनस 1 यानी कि 2 का स्क्वायर बोले तो 4, और यहाँ भी आप काट देंगे तो 4:1 ऐसे भी आ जाता है। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास तरीका है मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। कैसे भी आप करोगे तो आंसर आएगा सी यानी कि 4:1। उम्मीद करता हूं कि अब इस क्वेश्चन में कोई भी किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। तो इसी क्वेश्चन का हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, सी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस द वेव्स ऑफ लाइट आर। तो मेरे प्यारे बच्चों हाइगेंस के हिसाब से जो हमारे पास वेव्स हैं वो मैकेनिकल हैं और बच्चा लॉन्गिट्यूडनल है। ठीक है बेटा। लेकिन हमको पता है कि मेरे प्यारे बच्चों जो वेव्स हैं, ठीक है, जिस लाइट वेव्स की बात करें तो वो ट्रांसवर्स वेव है, ये हमको पता है। बात समझ में आ रही है? लेकिन मेरे प्यारे बच्चों जब हाइगेंस ने बच्चों वेव्स के बारे में बताया तो उन्होंने कहा बच्चों उसके लिए मीडियम की जरूरत पड़ेगी, ये सारी कहानी बताई। तो इसलिए उनके हिसाब से बच्चा ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, ए हो जाएगा, मैकेनिकल एंड लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, इसका आंसर है बेटा ए, आंसर सही है। इस बार पूछा भी गया था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, if the wave of light is double in Young's double slit experiment, the width of the fringe will be। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता है कि जो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में वो है लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। कह रहा है बेटा वेवलेंथ ऑफ लाइट इज डबल। तो मेरे प्यारे जब हम लोग वेवलेंथ को डबल कर देंगे तो मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, बीटा आपको दिख रहा है ना कि लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जब लैम्डा बच्चों दोगुना होगा तो बच्चे बीटा भी दोगुना हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएगा, बीटा क्या हो जाएगा, विल बी डबल, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। redistribution of light by which of the following physical quantities इनका is called interference। मेरे प्यारे बच्चों हमने देखा था एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, बात समझ में आ रही है? किसका बच्चों? एनर्जी का। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो? तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? इंटेंसिटी, सॉरी, जहां पे इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है मेरे प्यारे बच्चों वहां पे हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहते हैं, और जहां पे हमारे पास बच्चों इंटेंसिटी मिनिमम होती है वहां पे बेटा क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो इसका आंसर है बेटा बी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि इंटेंसिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लाइट प्रोपगेट्स लिनियरली बिकॉज ऑफ इट्स फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेलोसिटी, वेव नेचर। तो इसका आंसर है बेटा डी, यानी कि वेव नेचर। ठीक है, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको बनने चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है मेरे प्यारे बच्चों, इंटरफेरेंस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा एनर्जी, जो मैंने वहां पे बोला था। ठीक है बेटा, इसका आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या? एनर्जी, यानी कि ऊर्जा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9, Which of the following is not a property of light? It can travel through vacuum। बिल्कुल सही, तो प्रॉपर्टी है जी। It has a finite speed, ये भी बात सही है। It involves transportation of energy, ये भी सही है। It requires a material for its propagation, बिल्कुल गलत बात है। तो यही आंसर इसका सही जाके, क्योंकि कह रहा है नॉट प्रॉपर्टी, तो ये इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी इसकी प्रॉपर्टी थी बेटा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी, है ना बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, पोलराइजेशन ऑफ लाइट प्रूफ्स द। क्या बच्चे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या प्रूफ्स करता है मेरे प्यारे बच्चों? ट्रांसवर्स नेचर को। ठीक है, तो कहां है ट्रांसवर्स नेचर मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ट्रांसवर्स वेव नेचर ऑफ लाइट बच्चों ये बताता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंज इज। तो मेरे प्यारे बच्चों बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, यानी कि ए ऑप्शन सही दिख रहा है। तो यही ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों हमारे लिए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12, बेटा क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड प्रोड्यूस्ड बाय द इंटरफेरेंस ऑफ टू वेव्स विल बी व्हिच इज एक्सप्रेस्ड एज y इज इक्वल्स टू 4 साइन ओमेगा टी, y2 इज इक्वल्स टू 3 साइन ओमेगा टी। तो आपको दिख रहा है बच्चों जो वेव दी गई है मेरे प्यारे बच्चों वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, क्योंकि एक साइन है एक बच्चों कॉस है। ठीक है, A1 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 4 है और A2 की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों क्या दिख रही है? 2। यही तो एम्पलीट्यूड होता है। तो जब दो वेव्स मेरे प्यारे बच्चों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो उनका जो रिजल्टेंट आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आता है अंडर रूट का A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। क्या इतनी बातें मेरी प्यारी बच्चों को समझ में आ रही है? ठीक है बेटा, चलो तो सीधा सीधा वैल्यू डालेंगे, कहानी खत्म करेंगे। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट 16 प्लस 9 इज इक्वल्स टू ए इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा? अंडर रूट 25, यानी कि ए की वैल्यू हो गई 5। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से हमारे पास रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो गया? 5 हो गया। इसका आंसर क्या है बेटा? 5 है। क्वेश्चन नंबर 13, फेज डिफरेंस फाई ऑफ द वेव, फेज डिफरेंस फाई ऑफ द वेव इज रिलेटेड टू द पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन होता था? याद करो। तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग लिखते थे मेरे प्यारे बच्चों पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू सॉरी ऐसे लिखते थे ना हम लोग, डेल्टा फाई इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल्टा एक्स के। ये रिलेशन मेरे प्यारे बच्चों हमने पढ़ा है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे बच्चा फेज डिफरेंस को फाई दिया है तो यहाँ पे फाई लिख लो, ये 2 पाई बाई लेमडा है और हमारे पास पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ही है। तो जो डेल्टा एक्स है बच्चे उसकी वैल्यू इस फॉर्मूले से हमको फाइंड आउट करने, तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? डेल्टा एक्स बच्चे इसी फॉर्मूले से हो जाएगा क्या हमारे पास? लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई के। तो लेमडा बाई 2 पाई इंटू फाई कहाँ है? ऑप्शन सी मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारे पास। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों वही है हमारे पास लेमडा बाई 2 पाई
फाई। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ब्रेस्टर्स लॉ इज, तो म्यू इक्वल्स टू 10 IP, सीधा सीधा फॉर्मूला आप याद रखिए इसका, ठीक है, म्यू इक्वल्स टू 10 IP। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, पोलराइजेशन ऑफ लाइट शोज दैट नेचर ऑफ लाइट इज, तो थोड़ी देर पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन देखा था, ट्रांसवर्स नेचर को शो करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर है अनुप्रस्थ यानी कि ट्रांसवर्स। इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर के हमारे पास टोटल कितने थे, 15 MCQ थे। आपको मैं बता दूं कि इस चैप्टर से बच्चे बड़े मार्क्स के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। 2 MCQ तो पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बड़े मार्क्स के क्वेश्चन भी इससे पूछे जाते हैं ठीक ठाक। अगला क्वेश्चन हमारे पास VS से है, जो कि इसी साल पूछा गया, कहा गया कि डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को मेरे प्यारे बच्चों डिफाइन कर दीजिए। तो डिफ्रैक्शन क्या होता था मेरे प्यारे बच्चों, कि जब लाइट मेरे प्यारे बच्चों किसी ऐसे ऑब्स्टेकल पे बच्चों गिरती है जो कि बच्चे बहुत ही उसका छोटा सा पार्ट है, नुकीला पार्ट है, तो वहां से बच्चे लाइट क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, किधर, उसके शैडो की तरफ। तो इस प्रकार के लाइट के बेंडिंग को हम लोग क्या कहते थे, डिफ्रैक्शन कहते थे। तो वही चीजें यहाँ पे लिख देना है। When the ray of light falls on an obstacle or a small hole, जिसको हम slit कहते हैं, so the ray of light are partially bent towards the edge of the hole and the barrier. This phenomena of the bending of light rays is called diffraction of light. ठीक है बेटा, इसी का हिंदी में हमारे पास है, प्रकाश के विवर्तन को परिभाषित कीजिए। तो आप लिखेंगे साफ साफ कि जब प्रकाश की किरणें किसी अवरोध या छोटे छिद्र पर पड़ती हैं तो प्रकाश की किरणें छिद्र अथवा अवरोध के किनारों की ओर आंशिक रूप से मुड़ जाती हैं। प्रकाश की किरणों का इस प्रकार मुड़ने की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन बच्चे VSC का ही है हमारे पास। क्वेश्चन पूछा गया 2024 में, कहा गया व्हाट टाइप ऑफ सोर्स इज यूज्ड इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट सोर्स यूज किया जाता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, कोहेरेंट सोर्स आपको पता है बच्चों, जिसकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है और मेरे प्यारे बच्चों जो फेज डिफरेंस नहीं होता, यानी कि कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है। ठीक है बेटा, चलिए, तो इसी का हिंदी में, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में किस प्रकार के स्रोत का उपयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों किया जाता है एक वर्णी कलाबद्ध प्रकाश स्रोत का। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? ठीक है सर। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन को मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि जब लाइट रे मेरे प्यारे बच्चों मिलती हैं कहीं पर, तो जो उनका रिजल्टेंट होता है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम हो जाता है एम्पलीट्यूड का। ठीक है बेटा, तो उसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन। ठीक है, तो दिस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट इफ टू आर मोर वेव्स are traveling in a medium, the resultant wave function is the algebraic sum of the individual wave function। ठीक है बेटा, तो इसको हम कहेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, किसमें बेटा, वेव ऑप्टिक्स में। अध्यारोपण का सिद्धांत, उत्तर क्या करेंगे बच्चों, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार ये दो या दो से अधिक तरंगे किसी माध्यम में एक साथ यात्रा कर रही हो तो किसी भी बिंदु पर परिणामी विस्थापन उस बिंदु पर उपस्थित सभी तरंगों के विस्थापनों का मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, बीजगणितीय योग होता है। अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है हमारे पास, 2015 और 2022 में आपसे पूछा गया सवाल है बेटा। क्वेश्चन कहता है स्टेट द कंडीशन दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय फॉर टू लाइट सोर्स बी कोहेरेंट। तो अभी हमने कोहेरेंट का कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए और फेज डिफरेंस नहीं होना चाहिए, यानी कि फेज डिफरेंस मतलब फेज जो होता है वो कांस्टेंट फेज होता है। ठीक है, तो टू सोर्सेस आर सेड टू बी कोहेरेंट व्हेन द वेव्स emitted from them have the same frequency and constant phase difference। ठीक है बेटा, अगला मतलब क्वेश्चन उसी का हिंदी में मेरे प्यारे बच्चों है, वह शर्त बताएं जो प्रकाश स्रोतों के कलाबद्ध या कला संबद्ध होने के लिए पूरी होनी चाहिए। ठीक है बेटा, तो आप कहेंगे दो स्रोतों को कला संबद्ध तब कहा जाएगा जब उनसे निकलने वाली तरंगे क्या होनी चाहिए, आवृत्ति समान और
जो कलांतर हो वो नियत हो या स्थिर हो। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है, नेम टू फिजिकल फिनोमिना विच कन्फर्म द वेव नेचर ऑफ लाइट। तो मेरे प्यारे बच्चों आप कोई भी दो फिनोमिना लिख दो, इंटरफेरेंस, डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, जिसको हमने इस चैप्टर में सीखा, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश का विवर्तन। ठीक है बेटा, तो उन घटनाओं को हमने लिख दिया। ये मेरे प्यारे बच्चों प्रकाश की तरंग प्रकृति की पुष्टि करती हैं। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, What should be the size of obstacle or hole for the diffraction of light wave। तो याद करो मेरे प्यारे बच्चों, जब हमने आपको डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव समझाया था तो हमने आपसे कहा था कि डायफ्रेक्शन मेरे प्यारे बच्चों लाइट का बहुत मतलब रेयर, समझ लो इम्पॉसिबल है हमारे डे लाइफ में लाइट रे का डायफ्रेक्शन देखना, लेकिन साउंड वेव का डायफ्रेक्शन हम लोग देखते हैं, क्योंकि साउंड वेव की जो वेव लेंथ होती है ऑलमोस्ट 1 मीटर होती है। और मेरे प्यारे बच्चों जब हम एक दरवाजे से बोलते हैं दूसरे दरवाजे में बच्चों आवाज जाती है, तो वहां पे साउंड वेव का बच्चों क्या हो रहा है, डायफ्रेक्शन हो रहा है। लेकिन लाइट वेव के डायफ्रेक्शन होने के लिए बच्चों लेमडा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि लाइट का जो लेमडा मेरे प्यारे बच्चों बहुत छोटा है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए उसके लिए कंडीशन था क्या, द साइज ऑफ ऑब्स्टेकल और होल फॉर डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव्स ऑफ द ऑर्डर वेवलेंथ ऑफ द लाइट। ठीक है, जो ऑब्स्टेकल होना चाहिए, जो होल होना चाहिए, वो मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही छोटा होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट होना चाहिए। इसलिए बच्चों डेली लाइफ में लाइट का डायफ्रेक्शन पॉसिबल नहीं होता है। वही क्वेश्चन बच्चा हिंदी में, प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए अवरोध अथवा छिद्र का आकार किस कोटि का होना चाहिए। तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के कोटि का। ठीक है, तो प्रकाश तरंगों के विवर्तन के लिए अवरोध या छिद्र का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। मेरे प्यारे बच्चों इस बात को आप जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा हमारे लिए, राइट द फॉर्मूला फॉर द एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इन अ डायफ्रेक्शन पैटर्न। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, 2 थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा 2 लैम्डा बाई ए के। ठीक है, कहीं कहीं इसको 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा बाई ई भी लिखा जाता है, मतलब ए के जगह पे ई भी लिखा जाता है। तो वो बातें आप याद रखिएगा, दोनों बातें सेम है। ठीक है बच्चों, क्योंकि जो स्लिट की जो विड्थ होती है, कहीं कहीं ए बोलते हैं, कहीं कहीं इसको ई बोलते हैं, तो उसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है बेटा 2 लैम्डा बाई ए। प्रकाश विवर्तन के केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई का सूत्र क्या होता है, 2 थीटा बराबर 2 लैम्डा बाई ए के। ऐसे होता ना लैम्डा बाई ए, लैम्डा बाई ए स्क्रीन है मेरे प्यारे बच्चों, तो इधर होता हमारे पास लैम्डा बाई ए। ठीक है, इधर होता था मेरे प्यारे बच्चों लैम्डा बाई ए। तो इसलिए पूरा मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाता है हमारे पास, पूरा ये एंगल वो होता है 2 थीटा, तो हो जाता है 2 लैम्डा बाई ए। याद होगा आपको, बात समझ में आ रही है? अगला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों इस चैप्टर का हमारे पास है, व्हाट शुड बी द पाथ डिफरेंस फॉर 2 वेव्स फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो मेरे पास जो पाथ डिफरेंस होता है डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू, इस कंडीशन में एन लैम्डा के बराबर हमारे पास कब, कंस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है बेटा, और डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है, तो 2n+1 लैम्डा बाई 2 मेरे पास होता है डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए। तो ये बातें आप जरूर याद रखेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल्स टू एन लैम्डा, जहां पे एन क्या है बच्चों 0 1 2 3 4 ये सब चीजें हैं, और बेटा लैम्डा क्या है, वेवलेंथ है। ठीक है बेटा, तो पथांतर हमारे पास एन लैम्डा। संपोषी व्यतिकरण के लिए दोनों तरंगों के लिए पथांतर कितना होना चाहिए, तो एन लैम्डा के बराबर। तो इस तरीके से आपके हैंडआउट में मेरे प्यारे बच्चों ये आसान आसान क्वेश्चन हमारे पास हैं 23 तक। ठीक है, बाकी मेरे प्यारे बच्चों जो हमारे पास इस चैप्टर के 6 क्वेश्चन बनते हैं, टोटल 29 क्वेश्चन हैं, तो उन 6 क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों हम इसके लेक्चर नंबर 2 में करने वाले हैं।
6 क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी है। बात समझ में आ रही है? एसए और एलए। तो मेरे प्यारे बच्चों इन 6 क्वेश्चनों को मेरे प्यारे बच्चों हम लोग कहां डिस्कस करेंगे? इसी चैप्टर के लेक्चर नंबर बेटा 2 में, जिसमें 2 हमारे पास शॉर्ट है और 4 हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके लेक्चर नंबर 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।